Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि बेंगलुरु सिटी एंड एयरपोर्ट के बीच में सब अर्बन ट्रेन सर्विसेज शुरू हुई। ये जो नई सर्विसेज हैं ये पैसेंजर्स को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए पहला नॉन रोड वाला, फास्टर वाला एंड लेस एक्सपेंसिव वाला ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हॉल्ट जो है वो इंडियन रेलवेज का एक ट्रेन स्टेशन है जो कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत पास है, जो कि येहालांका कोलार लाइन पर बेंगलोर सिटी से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे प्रधानमंत्री ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 को इनॉग्रेट किया। अब ये जो कॉन्क्लेव 2021 था इसे ऑर्गेनाइज किया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR NPL ने। एंड इस साल इसकी थीम थी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, देश के समावेशी विकास के लिए मापिकी। आजकल हर एग्जाम में थीम्स पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना। एंड इसी के साथ इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को नेशन को डेडिकेट किया एंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की फाउंडेशन स्टोन को रखा। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब हमारे इंडियन ब्रांड्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलेगा तब हमारी कंट्री का जो MSME सेक्टर है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, साथ ही में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को भी बढ़ोतरी मिलेगी। अब जानते हैं नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के बारे में। ये जो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जनरेट करती है विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 2.8 नैनो सेकेंड्स। अब देखते हैं भारतीय निर्देशक द्रव्य के बारे में। इसका एम ये है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी अश्योरेंस के लिए ये सपोर्ट करता है टेस्टिंग को और कैलिब्रेशन को फॉर वेरियस लेबोरेटरीज। अब एक बात यहाँ पर देखिए, वैसे तो इंडिया इन्वायरमेंट की फील्ड पर लीडिंग पोजीशन पर है, पर एयर क्वालिटी नापने के लिए, एमिशंस नापने के लिए हम दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ये नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी के बाद हम सेल्फ रिलायंस की तरफ ये बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। हम एम्बियंट एयर नापने के लिए इंडस्ट्रियल एमिशंस मॉनिटरी इक्विपमेंट्स बनाएंगे। ये सब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, कॉस्ट थोड़ी कम रहेगी, चीपर रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब आगे देखें तो इस मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 को ऑर्गेनाइज किया था CSIR NPL ने, हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं एंड थीम भी हम देख चुके हैं, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। यहाँ के पोंग डैम के पास लगभग 1200 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई है। इनकी डेथ बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से हुई है, क्या कॉज है पता नहीं चला है एंड अभी जांच चल रही है। ये जो डेड बर्ड्स हैं इसमें कुछ एंडेंजर्ड बर्ड्स भी शामिल हैं, जैसे कि बार हेडेड गूस, ब्लैक हेडेड गर्ल, रिवर टर्न, कॉमन टील एंड शावलर्स। एंड इस एरिया में देखें तो हर साल हर सर्दी में यहाँ पर 114 प्रजातियों की लगभग 1.5 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। एंड अब इस पोंग एरिया को देखें तो ये एक वेटलैंड है जो कि 18,000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है एंड 15 दिसंबर को यहाँ पर 57,000 माइग्रेटरी बर्ड्स को रिकॉर्ड किया गया था। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पोंग डैम के बारे में। इस पोंग डैम को बियास डैम भी कहा जाता है। ये एक अर्थफिल डैम है या एम्बैंकमेंट डैम है जो कि बियास रिवर पे बना है हिमाचल प्रदेश में। एंड इस डैम से एक लेक क्रिएट होती है जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। ये एक बहुत रिनॉन्ड बर्ड सैंक्चुरी भी है। एंड इस डैम का पर्पस ये है वाटर स्टोरेज, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग। रिसेंटली यूके ने टैम्पन टैक्स को अबॉलिश कर दिया है जो कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पर लगता था। अब ये जो टैम्पन टैक्स था वो 5% का वैल्यू एडेड टैक्स था जो कि वुमेन की सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर लगता था। एंड इस टैक्स के अबॉलिशन के बाद एक वुमेन एवरेज कम से कम 40 पाउंड्स या फिर $55 सेव कर लेगी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि नवंबर 2020 को स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो कि पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देगा अपनी जनता को जिनको उनकी ज़रूरत है। यूके ने इस साल 2021 की शुरुआत ये 5% के वैल्यू एडेड टैक्स को हटाकर करी है, जिसे जनरली लोग
टैम्पन टैक्स से रेफर करते थे एंड एक्टिविस्ट लोग इसे सेक्सिस्ट कहते थे। कुछ हाइलाइट्स ये भी कि अब यूके उन एलीट कंट्रीज में शामिल हो गया है जिनने इस टैम्पन टैक्स को पहले ही हटा चुका है। उसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इंडिया ने इस टैक्स को 2018 में ही हटा दिया था। मतलब लाइक जीएसटी के आने के बाद ये जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं उन पे 12% का टैक्स था, देन काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद ये हटा दिया गया। अब ये जो मेजर है यूके में इसे प्रॉमिस किया है ब्रिटिश चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। ये जो पोजीशन है ये इक्विवेलेंट है फाइनेंस मिनिस्टर के, सो वो है ऋषि सुनक। सो इन्होंने ये प्रॉमिस किया है एंड यूके गवर्नमेंट इन एफर्ट्स को कहती है एंड पीरियड पॉवर्टी। अब ये तो हम पिछली स्लाइड में देख ही चुके हैं कि एक लेडी अपने जीवन में कितना सेव कर सकती है। एंड आयरलैंड एक अकेली ऐसी यूरोपियन यूनियन की कंट्री है जो किसी भी तरह के चार्जेस को सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर लिवाई नहीं करती है। ये ऐसा इसलिए है कि उनने ये ज़ीरो टैक्स रेट को पहले ही फिक्स कर दिया था। यूरोपियन यूनियन जब वहाँ पे सेट हुई उसके पहले ही फिक्स कर दिया था। एंड ये तो हम देख ही चुके हैं कि स्कॉटलैंड दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनी है जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देगी अपनी जनता को जिनको उनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल इस कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन करेंगे। ये एक 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसे बिल्ड किया है गेल इंडिया ने। एंड इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट रही 3000 करोड़ रुपीस। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह कि इसके कंस्ट्रक्शन ने 12 लाख मैन डेज के एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट भी किया। अब ये जो पाइपलाइन है ये कैरी करेगी नेचुरल गैस को फ्रॉम लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीगैसिफिकेशन टर्मिनल जो कि कोच्चि में है टू मैंगलुरु वाइल पासिंग थ्रू अर्नाकुलम, त्रिशूर, पालक्कड़, मालापुरम, कोझिकोडे, कन्नूर, कासारगोड डिस्ट्रिक्ट इन केरला। फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे कि इस पाइपलाइन की जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो है 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। और साथ ही में इस पाइपलाइन को बिछाना एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था बिकॉज़ ये जो रूट था इसमें 100 लोकेशन से ज़्यादा में इस पाइपलाइन को वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना था। ये किया गया एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को यूज़ करके जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। एंड ये जो पाइपलाइन है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल फ्यूल को हाउसहोल्ड्स तक पहुंचाएगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स तक पहुंचाएगी, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक पहुंचाएगी सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू एडीबी। इंडिया ने $10 मिलियन के लोन को साइन किया है टू सपोर्ट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। अब इसका एम ये है टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस with prior testing of new production technologies and market system so that जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो एंड वो समय पर कंप्लीट हो जाए जिससे कि जो फार्म प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े। एंड ये जो पीआरएफ प्रोजेक्ट है ये सपोर्ट करेगा एडवांस एक्शंस को जिससे कि हम हाई लेवल ऑफ प्रोजेक्ट रेडीनेस को अचीव कर पाएंगे। अभी होगा कैसे? थ्रू डिटेल डिज़ाइन एक्टिविटीज़ एंड जो स्टेट लेवल एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग से एंड स्टेट में सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने से हम ये अचीव कर पाएंगे। एंड ये जो पीआरएफ प्रोजेक्ट है ये वाटर यूज़र एसोसिएशन के इस्टेब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करेगा जिससे कि जो भी इरिगेशन स्कीम्स चल रही हैं वो कंप्लीट होंगी एंड वुमेन्स का इसमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक के से रिलेटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब इसके 31 मेंबर्स थे एंड अब इसके 68 मेंबर्स हैं। इसका मेन एम ये है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, साथ में टू अचीव प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक रीजन। Our next article is कि उमेश सिन्हा is named as the Deputy Election Commissioner। ये उत्तर प्रदेश कैडर के एक 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल हैं कमीशन के। एंड अब इलेक्शन कमीशन को देखें तो ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950 को। एंड अब इसकी बॉडी को देखें तो इसमें होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये एक 3 मेंबर्ड बॉडी है।
अभी जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है ये एडमिनिस्टर करती है इलेक्शंस को लोकसभा के, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को एडमिनिस्टर करती है। अब देखते हैं इस इलेक्शन कमीशन की बॉडी को इलेक्ट कैसे किया जाता है या कौन करता है। सो अकॉर्डिंग टू मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 टू के अनुसार देखें तो उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल की सलाह के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। अब कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में देखें तो आर्टिकल 324 ब्रॉडली बात करता है इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के बारे में एंड उसके कंपोजिशन के बारे में। एंड आर्टिकल 325 सिंपली ये कहता है कि इलेक्टोरल लिस्ट में से किसी भी पर्सन का बहिष्कार नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। एंड सेम वो ये भी कहता है कि किसी पर्सन को स्पेशल इलेक्टोरल रोल के लिए इलेक्ट भी नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस और सेक्स। आर्टिकल 326 ये कहता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए जो भी निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि सोमा मोंडल ने सेल के न्यू चेयरमैन के रूप में चार्ज लिया है। ये पहली महिला है इस पोजीशन को होल्ड करने वाली एंड इस पोजीशन के पहले ये सेल की डायरेक्टर थी एंड इन्होंने सक्सीड किया है अनिल कुमार चौधरी को। एंड सेल को एज अ डायरेक्टर ज्वाइन करने के पहले वो नैल्को की डायरेक्टर थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड सेल वॉज फाउंडेड इन 19th January 1954। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।